जय ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर रचित के साथ वीवीआईपी स्टैंड में चला गया। सभी टीम की रेसर जाकर आपने कार में बैठ गए। रेफरी के गन शॉट के साथ ही सभी रेसर ने तेजी से रेस ट्रैक पर अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। स्टैंड में बैठे सभी लोग हूटिंग करने लगे। नेति ने बेहद तेज टेक ऑफ किया था। इस वक्त नेति सबसे आगे थी, उसके ठीक पीछे सनी और चिराग थे। दोनों की स्पीड और कार पर पकड़ लगभग सेम थी। लोग निया निया चिल्लाने लगे। जय खड़ा होकर चीयर कर रहा था अपनी बहन के लिए। थोड़ी देर बाद एक शार्प टर्न आने वाला था। नेति की कार सभी कार से एक बड़ी लीड बनाकर चल रही थी। सभी लोग निया की मैजिकल टर्न देखने को बेताब थे और चिल्ला रहे थे, क्योंकि शार्प टर्न पर नेति की ड्रिफ्ट को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वही ऋतुराज का चेहरा काला पड़ गया था। सनी को लाने के लिए उसने बेहद पैसा खर्च किया था। आज वो चाहता था अगर सनी जीत ना पाए तो भी वो कुछ भी करके नेति की कार को टक्कर मार दे। इतनी तेजी से चल रही कार अगर टक्कर से ब्लास्ट ही जाए तो ड्राइवर या जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसकी रेजिंग एसोसिएशन हमेशा के तरह नंबर 1 बना रहेगा। तभी शार्प टर्न आते ही नेति ने स्टीयरिंग व्हील को टर्न की डायरेक्शन में एक झटके मोड़ लिया। उसकी कार की टायर की आवाज पूरे स्टैंड में गूंजने लगी। सब नेति के लिए हूटिंग करने लगे। क्या ड्रिफ्ट था गॉडेस, तुम सबसे बेस्ट हो। नेति की कार अभी भी बेहद ज्यादा लीड बनाकर चल रही थी। उसके साथ किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था। सनी चाहकर भी नेति के कार के पास भी नहीं पहुंच पा रहा था। वही तभी चिराग की कार सनी की बगल में चलने लगी। थोड़ी देर में वो सनी के आगे निकल गया। ये देखकर सब जोरों से हूटिंग करने लगे। सनी को गुस्सा आ रहा था। उसे भी निया पर गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से वो हर बार इंटरनेशनल रेसिंग में बेइज्जत होता था। आज वो निया को हराने की नहीं बल्कि मारने की प्लानिंग करके आया था। पर अफसोस वो निया के कार के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। नेति ने अभी भी इतनी ज्यादा लीड बना रखी थी। कुछ ही सेकंड में देखते देखते नेति की कार फिनिश लाइन को पार कर गई थी। उसके 2 मिनट बाद चिराग ने भी फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया। धीरे धीरे बाकी रेसर भी आ गए। सनी 3 आरडी पोजीशन में था, उसे गुस्सा आ रहा था। क्या ये चिराग भी उससे बेहतर है। नेति के कार के बाहर आते ही सब चिल्लाने लगे, निया यू आर द बेस्ट। तुम्हारी कार पर कंट्रोल स्किल सबसे ऊपर है। कोई तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम हमारी रेसिंग गॉडेस हो। जय खुशी से झूम रहा था। वो जल्दी से भागते हुए फिनिश लाइन की तरफ दौड़ा और जल्दी से उसने नेति को हग कर लिया। तुम बेस्ट हो लिटिल सिस्टर, सबसे बेस्ट हो, उसने प्यार और किसी ने नेति का सिर सहलाया। तभी रेफरी जो नीचे नेति पास खड़ा था वो हंसते हुए बोला, मिस निया तो आज आपको चीयर अप करने के लिए आपके भाई भी यहाँ है। उसने जय को देखा जो बेहद हैंडसम था। वही रेफरी के हाथ में छोटा सा माइक था, इसलिए स्टैंड में बैठे सबकी सुनाई दे गया कि वो लड़का मिस निया का भाई है। स्टैंड से सभी लड़कियां जय की नंबर मांगने के लिए चिल्लाने लगे। सब एक्साइटेड होकर जय को देख रहे थे। जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। तभी सुमन भी वहां आ गई। उसे देखकर जय का दिल धड़कने लगा। सब लॉन्च एरिया के चले गए। वही रेजिंग एसोसिएशन में सबका मुंह ऐसा हो गया था जैसे सब गुस्सा और शर्मिंदा हो। उन्हें देखते ही रॉयल टीम के सभी मेंबर उन पर टूट पड़े। सब और भी उनकी बेइज्जत करने लगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है मिस निया, हम नंबर 1 की पोजीशन फिर से हासिल करके रहेंगे। ऋतुराज गुस्से और बेइज्जत की घुट पीकर बोला। बस सपने देखते रहो तुम, सुमन हंसते हुए बोली। तभी नेति उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए बोली, तब तक तुम जिंदा रहोगे या नहीं ये सोचो, क्योंकि मुझे धमकी देने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जय के साथ चली गई। सुमन और रचित वही रह गए। जय ने अपने लिए 4 अच्छा कार चुना था जो वो ले जाना चाहता था। वो दोनों 1 घंटे बाद शेखावत मिशन में पहुंच गए। जय बेहद ज्यादा खुश था। आज अपनी बहन की तरफ से करोड़ों की कार मिली थी, वो भी 4। वो किसी बच्चों की तरह झूलते हुए जा रहा था। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ पाते उससे पहले एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। ये आवाज सीखा जी की थी। रुको तुम दोनों। नेति और जय अपनी जगह पर खड़े हो गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। सीखा जी उन दोनों को देख गुस्से से बोली, कहाँ गए थे तुम दोनों। उनकी सवाल सुनकर नेति की आंखें सिकुड़ गई। वो ठंडी आवाज में बोली, और ये सवाल पूछने वाली आप होती कौन है मिसेस सीखा शेखावत। उसकी ठंडी आवाज और जवाब सुनकर सब गुस्सा हो गए।
पर नियति को कुछ कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए, इसलिए सब चुप रहे। तभी रूही बोली, नियति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, फिर भी तुम ऐसा काम कर रही हो। तुम घटिया गुंडे लोगों के साथ मिल गई, क्या ये शेखावत फैमिली की इज्जत के लिए बुरी बात नहीं है? सब नियति को देख रहे थे। विपुल जी थोड़ी कंफ्यूज थे, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि नियति इतनी आगे जा सकती है। तभी नियति एलिवेटर से टिकते हुए स्टाइल से खड़ी होकर ठंडी स्माइल करते हुए बोली, और तुम्हें मेरी बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है, घटिया सौतेली बहन रूही। तभी जय भी गुस्से से बोला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और मेरी लिटिल सिस्टर कौन सी घटिया गुंडों के साथ है? आपनी ये झूठ तुम किसी और को सुनाना रूही, कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जो तुम्हारी बातें सुनेगा। आपनी बेइज्जती से रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप दोनों मुझे क्यों इतना नफरत करते हो? मेरी दोस्त ने आज आप दोनों को रेसिंग ऑर्गेनाइज के जगह पर देखा था। मुझे बस चिंता ही रही थी कि कहीं नियति किसी बुरे इंसान के साथ तो नहीं है, कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं चली गायक वो टिकट पाने के लिए। बेइज्जती, नियति प्रखर आमने सामने। उसकी बात सुनकर जय हंसने लगा, वहीं नियति की होंठों पर भी एक व्यंग्यात्मक स्माइल थी। जय हंसते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त कौन, वो घटिया मिहिर और उसकी लालची गिरफ्रेंड रिहाना, आज धक्के मार कर वहां से बाहर निकालने के बाद क्या वो तुम्हें कंप्लेंट करने फोन किया था? लगता है काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी उनके साथ, जो उन दोनों ने तुम्हें फोन कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो जय? अगर उन दोनों ने रूही को बता दिया तो इसमें गलत क्या है? वो सब दोस्त ही तो है। तुम दोनों वीवीआईपी एंट्रेंस से गए थे, जहां का पास किसी के पास भी नहीं है, तो फिर नियति के पास कैसे आया? और वो सब तुम्हें बोस भी बुला रहे थे। अगर मैं भी चाहूं तो भी बिना किसी कनेक्शन के मैं भी वहां की वीवीआईपी पास नहीं ले सकता, अमृत बोला। तो सब उसकी बातों से सहमत थे? सीखा जी बोली, इसका क्या मतलब, तुम अभी से क्या बॉयफ्रेंड बनाने लगी हो? नियति ने सबको देखा जैसे वो सब कोई जोकर हो, फिर अमृत को देखकर बोला, आप वीवीआईपी पास नहीं ले सकते क्योंकि ये आपकी औकात से बाहर है। ये सुनकर सब गुस्से से भर गए। अमृत भी गुस्से से नियति को देखने लगा। वहीं नीरज जी चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। सरिता जी ने जय को देखा और बोली, जय तुम भी नियति के साथ चले गए, तुम्हें तो नियति को गलत काम करने से रोकना चाहिए था। तभी जय ने सबको देखा, ये सब उसे किसी पागल और मूर्ख के झुंड से कम नहीं लगते थे। वो मुंह बनाकर बोला, मेरी लिटिल सिस्टर ने ऐसा क्या गलत काम किया जो मैं उसे रोकता? बल्कि उसने जो किया, उससे तो मैं उसकी फैन गया हूं। मेरी लिटिल सिस्टर सबसे बेस्ट है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अर्जित गुस्से से बोला, जय तुम उस लड़की को और भी बिगड़ रहे हो, इससे वो और भी बुरी काम करने लगेगी। नेहा और रूही भी बोल पड़ी, भाई सही केजी रहे हैं, जय भाई आपको नियति का साथ नहीं देना चाहिए। वही विपुल जी चुप थे, वो नियति की जवाब सुनना चाहते थे, पर नियति की एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसे बोरियत हो रही है। क्या बकवास है, वो बस मन ही मन यही बोल सकती थी। जय हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी लिटिल सिस्टर को कभी नहीं रोकूंगी। और तुम लोगों को जानना है ना कि क्यों मैं और लिटिल सिस्टर वीवीआईपी एंट्रेंस से अंदर गए थे। तो सुनो, ये इसलिए था क्योंकि मेरी लिटिल सिस्टर उस एसोसिएशन की हेड है, इसलिए सब उसे बोस कहते हैं। तुम लोगों की बात ही घटिया है, और तुम रूही तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी तुम मेरी लिटिल सिस्टर के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही हो। जय की बात सुनकर सब हैरान थे। क्या उस इतनी बड़ी एसोसिएशन की हेड नियति है? ये कैसे हो सकता है? क्या एसोसिएशन की हेड दुनिया की टॉप रेसर निया नहीं है? तो नियति निया कैसे हो सकती है? नियति तो 18 साल की भी नहीं हुई है, तो 15 सालों की उम्र से वो रेसिंग वर्ल्ड में कैसे चली गई? सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। तभी जय बोला, मैं आप सबको तो बताना भूल ही गया, मेरी लिटिल सिस्टर ही दुनिया की टॉप रेसिंग चैंपियनिया है, जिसने 3 सालों से इंटरनेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी को आपने नाम कर रखा है। तो आपने खुद के एसोसिएशन में जाने के लिए उसे किसी की कनेक्शन की क्या जरूरत है? वो वहां जब चाहे जो चाहे कर सकती है। सब हैरानी से नियति को देख रहे थे, जो अभी भी एलिवेटर से टिक कर अपनी कोल्ड आंखों से सबको देख रही थी। उसकी पोस्चर और डोमिनेटिंग ऑरा सबसे अलग था। रूही और नेहा नियति को जलन और नफरत से देख रही थी। वही बाकी सब हैरानी से नियति को देख रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो जय? नियति कैसे इतनी बड़ी शख्सियत रख सकती है?
वो इतनी बड़ी रेसर कैसे हो सकती है? सीखा जी लगभग नामे सिर हिलाकर बोली। उन्हें जय की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अमृत, अर्जित और रूही नेहा भी उनकी बातों में हामी भर रहे थे। तभी नियति हंसते हुए बोली, क्यों नहीं मिसेस सीखा शेखावत, आपको क्या लगता है मैं आपकी घटिया सौतेली बेटी की तरह हूँ, जिसके अंदर झूठ बोलने की, नाटक करने की और रोने के सिवा कोई टैलेंट नहीं है? और मिस रूही शेखावत, आपको मेरे बारे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। वैसे भी आप बस यहाँ पड़ी पड़ी खा रही है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट तो आपको उसे दिखाना चाहिए। ऐसे दूसरों की बातें सुनकर जासूसी नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम्हारी औकात कहाँ तक है पता है? तुम बस आपने बाप इनकी वजह से, उसने विपुल जी की तरफ पॉइंट किया, और शेखावत फैमिली के नाम पर उड़ सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। सच में मिस्टर विपुल शेखावत, आपकी पहली वाइफ ने एक कचरा और मनहूस बेटी को जन्म दिया है। अफसोस, अगर आपकी पहली बीबी जिंदा होती तो उसे भी आपकी प्यारी बेटी, सॉरी इस कचरा बेटी रूही को देखकर डिसअपॉइंटमेंट फील होता। विपुल जी ने नियति को देखा जो गुस्से से तमतमाई हुई थी। वो निराश भाव से बोले, क्या तुम हर बात पर रीना को बीच में लाना बंद करोगी? नहीं, जब तक आपकी ये कचरा बेटी और आपके ये दोनों घटिया बेटे मेरे रास्ते में आते रहेंगे, मैं कभी आपकी मरी हुई पहली बीबी को बीच में लाना बंद नहीं करूंगी। आपके इन घटिया बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत सोचने की? अभी तक मैंने सिर्फ आपकी और इस घटिया औरत की कब्र बनाया है, पर अगली बार मैं आपकी पहली प्यारी बीबी की तीनों बच्चों की कब्र आप दोनों की कब्र के पास बना दूंगी। उसकी बात सुनकर रूही, अमृत, अर्जित हैरान हो गए। उन्हें नियति पर गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था। पहले उन्हें तो लगा था नियति ने गुस्से में कब्र वाली बात कहा होगा। वही विपुल जी, सीखा जी, नीरज जी और सरिता जी भी हैरान थे। नियति की आंखों में इतनी नफरत थी कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। तो क्या नियति पहले गुस्से में नहीं बोल रही थी? क्या सच में उसने विपुल जी और सीखा जी के लिए उनकी मरने से पहले कब्र बनाया है? ये सोचकर सब नियति को देखने लगे। विपुल जी और सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। तभी बाहर से बटलर दौड़कर आया और बोला, सर बाहर कुछ लोग आए हैं, वो सुपरकार्स डिलीवर करने के हैं, बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। किसने स्पोर्ट्स कार मंगवाया है यहाँ? भाई, क्या आपने प्रिंसेस के लिए कोई कार मंगाया है? अर्जित ने अमृत से पूछा तो अमृत ने नामे सिर हिला दिया। तभी जय चिल्लाया, क्या मेरा कार इतनी जल्दी आ गया है? इतना कहकर वो नियति की हाथ पकड़कर बाहर भागा। वही सब जय की बात सुनकर समझ गए कि कार जय के लिए है। पर जय के लिए किसने कार ऑर्डर किया था? सब बाहर चले गए। सबको देखना था कि ये कैसा कार है जिसे जय के लिए मंगवाया गया है। तभी गेट ओपन हुआ तो 4 मॉडिफाई स्पोर्ट्स कार अंदर आई। चारों कार बेहद ज्यादा एडवांस था और करोड़ों में थे। सब हैरान हो गए। चारों ड्राइवर ने कार अंदर पार्क किया, फिर बाहर चले गए जहां उनके लिए कार था। जय खुशी से आपने नए कार्स को देखने लगा। वो जल्दी एक कार में बैठ गया और उसे ड्राइव करके गैरेज में ले गया। वहीं सभी घरवाले आपने सामने 4 कार को देख रहे थे, जिसकी कीमत कई करोड़ों में होगी। क्योंकि कोई भी कार रेस के लिए परफेक्ट होता है और मॉडिफाई होता है, उनकी कीमत बेहद ज्यादा होती थी। फिर वो चारों कार को एक एक करके रख दिया। फिर नियति के पास आकर उसे है कर लिया। थैंक यू लिटिल सिस्टर, मुझे मेरे सभी फेवरेट स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने के लिए। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बहन हो। नियति ने जय की पीठ को एक बड़ी बहन की तरह थपथपाया। वही सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। क्या नियति ने एक साथ 4 सुपर कार्स जय को गिफ्ट कर दिया? जय ने घमंड से सबको देखा, फिर बोला, चलो लिटिल सिस्टर, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। जय और नियति दोनों वहां से चले गए, पर बाकी सब अभी भी वहीं पर सदमे में खड़े होकर उनकी जाती हुई पीठ की तरफ देख रहे थे। क्या नियति के पास इतना पैसा है भाई कि उसने जय भाई को करोड़ों की प्राइस की 4 कार गिफ्ट कर दिया? मैंने सुना है मॉडिफाई कार की कीमत कम से कम 5 करोड़ होता हुए। तो क्या नियति ने इतनी करोड़ों की गिफ्ट जय भाई को दे दिया? तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है रूही। नियति रॉयल रेसिंग एसोसिएशन की मेंबर है। उसके पास वो कितनी चाहे मॉडिफाई कार रख सकती है और दे सकती है। विपुल जी उसे समझाते हुए बोले। पर रूह को लगा उसके डैड नियति की साइड ले रहे हैं, इसलिए वो उदास हो गई। तभी अमृत भी गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, रेसिंग में बेटिंग गेम भी होता है। नियति वहां की बॉस है,
तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है। इसलिए वो बिना सोचे समझे जय को कितनी भी कार दे सकती है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उससे थोड़ा बुरा तो लग रहा था जय और नेति को इतनी क्लोज देखकर, पर गलती उसकी थी, उसने अपने भाव को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसके पास भी तो उसकी प्रिंसेस और नेहा है, फिर भी उसका दिल क्यों कर रहा था अभी वो नेति को भी गले लगा ले और उसकी सिर को सहलाए। सब अंदर चले गए, सब शर्मिंदा हो गए थे। रूही और नेहा भी आपने रूम में चली गई। अगले दिन सुबह का वक्त, दादी माँ रात को हॉस्पिटल में ही रुक गई थी, इसलिए नेति को सबके साथ खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा मिशन से बाहर चली गई। उसे जितना याद था आज ही नेति कियान से मिली थी, पर तब नेति हॉस्टल से सुबह सुबह अपने दादाजी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। उसे देखना था सब कुछ पहले जिंदगी जैसा है, या जैसे उसकी आत्मा बदली है, घर आने का टाइम बदला है, कियान से मिलने का वक्त भी बदल जाएगा। सुबह के 7 बन रहे थे, वो अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल से थोड़ी दूर वो रुक गई। ये वही जगह है और सेम टाइमिंग है। तभी उसने देखा एक लगभग 3 साल का छोटा सा क्यूट बच्चा हॉस्पिटल की तरफ से रोड में भाग रही है। ये देखकर नेति की दिल में पता नहीं क्यों अजीब सा हलचल होने लगा। ये वही बच्चा है जो नेति और प्रखर की शादी की पहली कड़ी बना था। उस बच्चे के पीछे से कार तेज स्पीड से आ रहा था। वो बच्चा कुछ भी बिना देखे भाग रहा था। नेति के दिल में उथल पुथल चल रहा था, क्या वो इस बच्चे को बचाए या नहीं। फिर भी वो कार से बाहर निकल गई। वो एक छोटे बच्चे को मरने तो नहीं दे सकती थी, उसे बचाकर वो वापस आ जाएगी। ये सोचकर वो रोड की तरफ भागी। पीछे आ रही दोनों कार तेज स्पीड में थे। वो कार साइड टर्न करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद कुछ प्रॉब्लम थी कि वो ड्राइवर बच्चे को साइड हटने को कह रहा था। पर वो बच्चा पूरी तरह से डर गया था, इसलिए वो जैसे जम गया था उसने अपनी आंखें बंद कर दिया था और रोने लगा था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो हवा में है। नेति ने उसे वक्त रहते बचा लिया था। तभी कोई और भी नेति और कियान दोनों को आपने बाहों में भर के साइड कर दिया। नेति हैरान थी ये क्या हो रहा है। अगर उसे पता होता कोई और भी कियान को बचाने आ रहा है, तो वो आराम से गाड़ी में बैठी रहती। तभी नेति और उस इंसान की आंखें मिली। नेति की ब्लू आंखें सामने खड़े इंसान की गहरी ब्राउन आंखों से टकरा रही थी। दोनों रोड साइड में खड़े थे। नेति की बाहों में कियान था और उस इंसान की बाहों में नेति। आर यू ओके बनी? उस इंसान डीप आवाज नेति के कानों में पड़ी तो वो होश में आई और उसने सामने खड़े इंसान को देखा। नेति चौंक गई, क्या ये वो मेल लीड प्रखर रायजादा नहीं है? वही सामने नेति को बाहों में लेकर खड़ा प्रखर उसे गहरी जुनून भरी नजरों से देख रहा था। क्या ये तुम्हारा बेटा है? दादाजी शेखावत मिशन में। नेति हैरान परेशान खड़ी थी। ये हो क्या रहा है? ओरिजिनली ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। आज तो प्रखर नेति के सामने नहीं आया था, तो फिर ये स्टोरी में ट्विस्ट कहाँ से आ गया? ये चेंज कैसे हो गया? ये इंसान उसके सामने कैसे आ गया? प्रखर की शार्प फेशियल फीचर, गहरी ब्राउन आंखें, उसकी हद से ज्यादा हैंडसम चेहरा लाखों लड़कियों को पागल कर सकती थी। उसका मस्कुलर बॉडी जो नेति को फील हो रहा था, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर लाखों लड़कियां प्रखर की प्यार में जान दे दे तो। नेति ने भी आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। जबकि वो रेसिंग और अलग अलग बैकग्राउंड के लाखों लड़कों को देखा है, पर उसने कभी प्रखर जैसा किसी को नहीं देखा था। नेति का दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नेति आपने होश में आई। उसका दिल ये इतनी स्पीड से क्यों धड़क रहा है? क्या ये दिल नेति की है, इसलिए प्रखर को देखकर वो इतनी तेजी से धड़क रहा है? नेति ने खुद को संभाला और प्रखर को देखकर गुस्से से बोली, क्या ये आपका बेटा है? प्रखर ने गहरी नजरों से नेति को ध्यान से देखा। उसकी बनी इतनी बदली हुई क्यों लग रही है? नेति की खूबसूरती किसी का भी दिल पिघला सकती थी। प्रखर उसकी खूबसूरती में खोए हुए उसे देख रहा था। ये सिर्फ उसकी है। उसका जुनून, प्यार, पागलपन सब कुछ सिर्फ इसी एक लड़की के लिए था। पर इस बार नेति थोड़ी बदली बदली लग रही थी, सिंपल नेति से अलग। इस बार क्या बदल गया है? वो नेति की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देख सकता था। वही कियान जो उन दोनों के बीच में था, वो प्रखर को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उछल पड़ा। डैड, खूबसूरत मम्मी ने कियान को बचा लिया, वरना वो कार कियान के ऊपर से चला जाता। कियान ऐसे बोल रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो डर से रो नहीं रहा था। प्रखर ने कियान को गोद में ले लिया
तो कियान नेति को अपनी चमकती आंखों से देखने लगा। नेति को कियान की बातें प्यारी तो लग रही थी, पर वो फिर से नेति जैसी गलती तो नहीं दोहराने वाली थी। डैड, मम्मी बेहद अच्छी है, क्या यही मेरी मम्मी है? कियान ने प्रखर के गाल पर हाथ रख के पूछा। तो प्रखर कुछ बोलता उससे पहले नेति बोली, नहीं, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। नेति की बात सुनकर कियान की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रखर को देखकर बोली, डैड, आपने तो कल कहा था कि आज मुझे मेरी मम्मी मिलने वाली है। तो मम्मी कियान को पहचान क्यों नहीं रही है? क्या ये प्यारी आंटी कियान की मम्मी नहीं है? डैड, मम्मी बेहद अच्छी है, क्या यही मेरी मम्मी है? कियान ने प्रखर के गाल पर हाथ रख के पूछा। तो प्रखर कुछ बोलता उससे पहले नेति बोली, नहीं, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। नेति की बात सुनकर कियान की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रखर को देखकर बोली, डैड, आपने तो कल कहा था कि आज मुझे मेरी मम्मी मिलने वाली है। तो मम्मी कियान को पहचान क्यों नहीं रही है? क्या ये प्यारी आंटी कियान की मम्मी नहीं है? कियान 3 साल का छोटा बच्चा था, उसे जो बोला जाए उसे सच लगता था। उसकी काली आंखों से मोती की तरह आंसू बह रहे थे। नेति को पता नहीं क्यों आज पहली बार बाहर बुरा लग रहा था। कियान की आंखों की आंसू उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। उसने कितनी लोगों को मारा था तब भी उसे बुरा नहीं लगता था, जितना उसे इस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखकर लग रहा था। नेति ने कियान को गौर से देखा। वो बच्चा बेहद ज्यादा प्यार था, पर वो प्रखर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ना चेहरा ना आंखें, कुछ भी प्रखर जैसा नहीं था। शायद ये बच्चा अपनी माँ पर गया होगा। वही प्रखर भी अपनी बनी को ध्यान से देख रहा था। उसकी सॉफ्ट हार्टेड बनी कियान को रोते देख भी रिएक्ट नहीं कर रही है। प्रखर ने सच में कियान को कहा था कि आज उसे उसकी मम्मी मिलने वाली है। नेति ने कियान से अपनी नजरें हटा लिया और बोली, आप अपने बेटे का ध्यान रखिए। इतना कहकर वो हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए मुड़ गई, तो प्रखर ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। रुको। नेति पीछे मुड़ी। वो प्रखर की टाइट ग्रिप को देख हैरान थी। आज तक कोई ट्रेंड गार्ड और गैंग्स मेंबर भी उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पाते थे, पर प्रखर की स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा लग रही थी। प्रखर की छुअन से उसकी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। प्रखर जैसे उसकी अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार किसी के नजर के सामने उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। प्रखर ने एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। ये महसूस करके नेति की आंखें बड़ी हो गई। उसे ये फीलिंग पहली बार महसूस हो रही थी। मेरे साथ चलो बनी। प्रखर की गहरी आवाज नेति के कान में पड़ी। प्रखर उसे लेकर आगे बढ़ गया। वहीं कियान असमंजस से उन दोनों को देख रहा था। फिर खुद होकर बोला, ये मतलब आप सच में मेरी ब्यूटीफुल मम्मी है? पर आपने थोड़ी देर पहले ये क्यों कहा कि आप कियान की मम्मी नहीं हो? कियान क्यूट तरीके से मुंह बनाकर पूछा, तो नेति दंग रह गई। ये आदमी अजीब जबरदस्ती कर रहा है, और वो भी उसके साथ चल रही है। मिस्टर, लगता है आपको तमीज नहीं है। आप मुझे ऐसे जबरदस्ती कैसे छू सकते हैं? नेति ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्योंकि वो इस आदमी को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और अभी तक उसे पूरा सच भी पता नहीं चला था। ऊपर से प्रखर के करीब होते ही उसकी दिल में जैसे धड़कन किसी तूफान की स्पीड से चल रही थी। तुमने मेरी जबरदस्ती देखी कहाँ है? बनी, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? हाँ, अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रखर ने नेति की कमर को और टाइटली होल्ड करके कहा। नेति हैरान थी, ये इंसान इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धमकाने की। आज तक किसी ने उसे ऐसे नहीं धमकाया था। उसने गुस्से से प्रखर की हाथ को झटक दिया और वहां से आगे चली गई। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर प्रखर रायजादा। इतना कहकर वो हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। उसकी दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, पर उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कर दिया। उसने प्रखर का नाम ले लिया था। नेति ने खुद को शांत किया। उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले कुछ इमोशन दिखा रही थी फिर से कोल हो गई। क्या हो रहा है मुझे? क्या ये सारे नेति की है? इसलिए प्रखर को देखकर मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। और उसके आसपास की ऑरा कुछ अजीब था, जैसे वो मेरे अंदर तक झांक सकता है। वही उसके जाने के बाद प्रखर अपने हाथ को देख रहा था। उसकी बनी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कब से आ गई? मेरी बनी को मेरा नाम भी अच्छे से पता है। क्या मेरी बनी भी बदल गई है? क्या उसका भी? इतना सोचकर वो रुक गया। फिर उसकी होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को देखा, फिर नेति की खुशबू को इनहेल किया। तभी कियान उदास ही कर बोला,
डैड मम्मी चली गई, आप उसे कब हमारे पास लाएंगे? इस वक्त उस बच्चे की आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। ईशानी के सामने कियान जो मासूम लग रहा था, इस वक्त वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। प्रखर की होंठों पर तीखी मुस्कान आ गई, तुम्हारी मम्मी बेहद जल्दी हमारे पास होगी। इतना कहकर वो कियान को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया, क्योंकि कियान का आज चेकअप डे था। वहीं नियति आपने दादाजी की वार्ड में पहुंच गई थी, दादी माँ वार्ड में थी। दादाजी अब ठीक से चल फिर पा रहे थे। विश्वनाथ जी नियति को देखते ही खुश हो गए। बच्चा मैं कब घर जा सकता हूँ? विश्वनाथ जी ने एक्साइटेड होकर पूछा। तो नियति एक पोलाइट स्माइल करते हुए बोली, आपको आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा दादाजी, मैं सोच रही हूँ आज ही आपको घर ले जाऊं। उसकी बात सुनकर विश्वनाथ जी खुश हो गए, वो क्लियरली बहुत एक्साइटेड थे। सच में बच्चा, इसका मतलब मुझे अब इस हॉस्पिटल की कमरे में और रहना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ इतने दिनों से रह रह कर बोर हो चुका हूँ। मैं घर जाकर रहूंगा तो मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ और वक्त बिता पाऊंगा। तुम तो हॉस्पिटल में आती ही नहीं हो मुझसे मिलने, अब घर पर मैं हर दिन तुम्हें देख तो पाऊंगा। उनकी मक्खन जैसी बातों को नियति अच्छे से समझ रही थी। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स हमारी बच्ची बेहद आउटस्टैंडिंग है। आपको पता नहीं इतने सालों से, जब से आप कोमा में है तक से हमारी बच्ची ने क्या क्या झेला है। मुझे तो शर्म आती है कि हमारे ऐसे दो बेटे कैसे हो गए। दादाजी सिर हिलाकर बोले, ये उनके लिए ही बुरी बात है। उन लोगों ने हमारी प्रेशियस बच्ची को खुद से दूर कर दिया। आपने कचरे जैसे बच्चों को खजाना की तरह संभाल रहे हैं। नेति दोनों की बात सुन रही थी। उसे अच्छा एहसास रहा था कि नेति से सच्चा प्यार करने वाला कोई तो है इस दुनिया में। पिछली जिंदगी में दादाजी आज से ठीक 3 हफ्ते के बाद मर गए थे, क्योंकि उनकी सर्जरी नहीं हो पाई। पर नेति ने 6 महीने पहले ही दादाजी की सर्जरी कर दिया था। ये एक ट्रिकी सर्जरी था जिसे कोई भी डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता था। सच में बच्चा, इसका मतलब मुझे अब इस हॉस्पिटल की कमरे में और रहना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ इतने दिनों से रह रह कर बोर हो चुका हूँ। मैं घर जाकर रहूंगा तो मेरी प्यारी प्रिंसेस के साथ और वक्त बिता पाऊंगा। तुम तो हॉस्पिटल में आती ही नहीं हो मुझसे मिलने, अब घर पर मैं हर दिन तुम्हें देख तो पाऊंगा। उनकी मक्खन जैसी बातों को नियति अच्छे से समझ रही थी। तभी दादी माँ हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स हमारी बच्ची बेहद आउटस्टैंडिंग है। आपको पता नहीं इतने सालों से, जब से आप कोमा में है तक से हमारी बच्ची ने क्या क्या झेला है। मुझे तो शर्म आती है कि हमारे ऐसे दो बेटे कैसे हो गए। दादाजी सिर हिलाकर बोले, ये उनके लिए ही बुरी बात है। उन लोगों ने हमारी प्रेशियस बच्ची को खुद से दूर कर दिया। आपने कचरे जैसे बच्चों को खजाना की तरह संभाल रहे हैं। नेति दोनों की बात सुन रही थी। उसे अच्छा एहसास रहा था कि नेति से सच्चा प्यार करने वाला कोई तो है इस दुनिया में। पिछली जिंदगी में दादाजी आज से ठीक 3 हफ्ते के बाद मर गए थे, क्योंकि उनकी सर्जरी नहीं हो पाई। पर नेति ने 6 महीने पहले ही दादाजी की सर्जरी कर दिया था। ये एक ट्रिकी सर्जरी था जिसे कोई भी डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता था, पर नेति ने आराम से सर्जरी कर दिया था। वो असम में तो दिशा थी ना, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट और डॉक्टर। आज तक वो कभी अपनी रिसर्च और सर्जरी में फेल नहीं हुई थी। थोड़ी देर में तीनों हॉस्पिटल से प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। नेति ने मास्क पहन लिया। जो भी नेति को देख रहा था, डॉक्टर हो या नर्स, सब उसे सिर झुकाकर ग्रिट कर रहे थे। यही जानने के लिए काफी था कि नेति यहाँ कितनी ज्यादा पावर होल्ड करती है। दादाजी ने नेति की एक हाथ को पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से दादी माँ ने उसकी दूसरे हाथ को पकड़ रखा था। थोड़ी देर में वो एलिवेटर से नीचे पहुंच गए। नेति ने आपने एक गार्ड को कार को नीचे की प्राइवेट लिफ्ट की तरफ लाने के लिए बोला था, जहां सिर्फ प्राइवेट पार्किंग एरिया था। तीनों बैठ गए तो कार वहां से निकल गया। पर नेति को किसी की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। प्रखर हॉस्पिटल की एक रूम में ग्लास विंडो के पास खड़े होकर नेति की जाती हुई कार को देख रहा था। वहीं आधे घंटे बाद नेति की कार आकर शेखावत मेशन के सामने रुकी। नेति दादाजी और दादी माँ के साथ बाहर आई। जय बाहर इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब वो नीचे आया तो उसे नेति नहीं मिली। इसलिए वो परेशान हो गया था और नेति को फोन किया तो पता चला कि वो दादाजी और दादी माँ को लेकर थोड़ी देर में घर आ जाएगी। तो जय हैरान हो गया। वो 4 दिन पहले ही घर आया था एक ट्रिप से। उससे पहले वो 7 महीने पहले ही आपने दादाजी से मिला था हॉस्पिटल में, तब तो उसके दादाजी कोमा में थे। तो वो कोमा से बाहर कब आए उसे समझ नहीं आ रहा था। नेति और दादी माँ के साथ दादाजी को बिल्कुल सही देखकर वो खुश होकर उनकी तरफ भागा।
दादाजी आप ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जय खुशी से दादाजी को गले लगाकर बोला, तो दादाजी ने जय को ध्यान से देखा और वो पहचान गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, तुम्हारी बहन थी ना वो मुझे मौत के मुंह से बाहर ले आई, दादाजी हंसते हुए बोले। तो जय और नेति दादाजी और दादी माँ के साथ अंदर चले गए। अंदर सब हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। सब खुश लग रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही दादाजी के साथ सब हॉल में दाखिल हुए, सबने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उनकी नजर दादाजी पर पड़ा, वो सब हैरान हो गए और अपने जगह से खड़े हो गए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दादाजी और दादी माँ के घरवालों को बातें सुनाना। दादाजी को देखकर सब सदमे थे। क्या दादाजी कोमा में नहीं थे? तो वो होश में कब आए? और उन्हें इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? तब तक दादाजी दादी माँ जय और नेति अंदर आ गए थे। क्या हुआ? क्या तुम सब मुझे देखकर खुश नहीं हो? या तुम लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं इसलिए तुम सब इतने सदमे में हो? दादाजी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। आज भी उनका रौब और तेज पहले जैसा ही था। उनकी आवाज से सब होश में आए। विपुल जी और नीरज जी खुशी से बोले, पापा आप ठीक हो गए हैं। सीखा जी और सरिता जी भी उनके पास आ गए। पापा आप सच में ठीक है, ये सबसे खुशी की बात है हम सबके लिए। हाँ भला आप ऐसे बात कैसे कह सकते हैं कि हम आपको मौत चाहते हैं? हम कभी भी जिंदगी में ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। नीरज जी और विपुल जी ने अपने आंखों में आंसू लिए लगा। तो विश्वनाथ जी व्यंग से मुस्कुराए। अच्छा मुझे देखकर तुम सबको इतनी खुशी हो रही है, ये तो अच्छी बात है। तभी अर्जित, अमृत, रूही और नेहा भी उनसे मिलने आगे आए। दादाजी आप सोच भी नहीं सकते आपको ठीक देखकर और फिर से घर पर देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। जैसे ही वो दादाजी के पास आ रहे थे, दादाजी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। रुक जाओ, तुम सब मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर चारों अपनी जगह पर जम गए। दादाजी थोड़े गुस्से से फिर उन सबको देखकर मजाक भरी आवाज में बोले, हूँ तुम लोगों को लगता है सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। मैं 6 महीने से कोमा से बाहर हूँ। मेरी बच्ची ने बेहद मेहनत करके दुनिया की सबसे बड़े डॉक्टर को मेरी सर्जरी के लिए बुलाया, वरना शायद मैं अब तक मर चुका होता। तो ये नाटक तुम सब अपने पास ही रखो। उनकी बात सुनकर चारों बच्चों का चेहरा पीला पड़ गया। वही विपुल जी, नीरज जी, सीखा जी और सरिता जी भी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। क्या नियति ने किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया था विश्वनाथ जी के सर्जरी के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर को कैसे बुला सकती है? दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर दिशा किसी अदृश्य इंसान की तरह है। वो कब कहाँ आती है, कब कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं। दुनिया में लोगों के बीच उसे लेकर एक अफवाह है कि दिशा को आप हर दिशा में ढूंढो फिर भी अपनी दिशा भूल जाओगे पर उसे ढूंढ नहीं पाओगे। अनगिनत लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है, पर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ से है, कैसे दिखती है, उसकी असली नाम क्या है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर तो डॉक्टर दिशा है, तो नेति उन्हें कैसे बुला सकती है? सीखा जी की बात पर बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी दादी माँ सामने आकर हंसते हुए बोली, तुम बेवकूफ सीखा, तुम सच में मूर्ख हो। मेरी प्रिंसेस बिल्कुल सच कहती है। मेरी प्रिंसेस ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी रेसर है, बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी है, और तुम लोग उसकी आइडेंटिटी भी जानने की काबिल नहीं हो। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीखा तुम एक माँ कहलाने की लायक नहीं हो। तभी दादाजी बोले, मेरी प्यारी वाइफ शांत हो जाओ, इन्हें कहने का कुछ भी फायदा नहीं है। उन्हें खुद की बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो बस दूसरे बच्चों की माँ बनी रहती है। सबको दादी माँ और दादाजी की बात पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। हाँ नेति ही तो निया है, ये बात वो कैसे भूल गए? उसके पास इन्फ्लुएंशियल लोगों का होना तो आम बात होगा। वही सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सास और ससुर दोनों उनके साथ ऐसे बात करेंगे। सब हैरान थे, नेति दुनिया की टॉप रेसर है, फिर एक डॉक्टर होना इतनी कम उम्र में कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो नामुमकिन बात है। इतनी छोटी सी लड़की डॉक्टर कैसे हो सकती है? रेसर बनने के लिए भी सालों का प्रैक्टिस चाहिए, और डॉक्टर बनने के लिए भी सालों की प्रैक्टिस चाहिए। किसी को भी इनमें ने एक भी स्किल में टॉप में पहुंचने के लिए सालों की मेहनत लग जाएगी। तो नेति ने कैसे दोनों स्किल को एक्वायर कर लिया? क्या ये संभव है?
क्या नियति बचपन से ये सब सीख रही है, जो उसके पास इतनी अच्छी स्किल है? नियति और जय खड़े होकर ये सब देख रहे थे। इस वक्त उनका कुछ भी बोलने का इरादा नहीं था। उनका बस इस वक्त दादाजी और दादी माँ कैसे इन लोगों की बोलती बंद कर रहे हैं, इसे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखने का मन था। रूही मासूमियती से उन्हें देखकर बोली, दादाजी, दादी माँ, आप दोनों ये क्या कह रहे हो? नियति कितनी छोटी है, तो वो डॉक्टर कैसे हो सकती है? ऑलरेडी वो एक रेसर है। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने उसे गुस्से से देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरी प्रिंसेस तुम्हारी तरह नकारा बद्दिमाग है? तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बच्ची नियति ऐसा नहीं कर सकती है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब तुम यहाँ बैठकर ऐसो आराम की जिंदगी जी रही थी, मजे से खा पी और घूम रही थी, तब से मेरी बच्ची ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। दादी माँ ने उसे घूरा तो रूही को कदम पीछे हट गई और रोते हुए बोली, दादी माँ, आप मुझसे हमेशा से नफरत क्यों करती हो? मैंने तो अभी बस सवाल ही पूछा था, मेरी कोई और मतलब नहीं था। उसे रोते हुए देखकर अमृत और अर्जित ने उसे गले लगा लिया। विपुल जी हताश आवाज में बोले, माँ, आप रूही से क्यों इतनी गुस्सा हो? वो अभी बच्ची है, उसने बस क्यूरियोसिटी में नियति के बारे में पूछ लिया। उनकी बात सुनकर दादी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। फिर बोली, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस लड़की की रोने की नाटक से है, जो ये हमेशा कार्य रहती है। सिर्फ इसकी वजह से ही मेरी बच्ची को कितना कुछ झेलना पड़ा, पता नहीं ये इतनी चालबाजी कहाँ से सीखती है। बचपन से ही मुझे ये लड़की पसंद नहीं थी, इसकी माँ रीना वो भी इतनी चालबाज नहीं थी जितनी ये लड़की है। उनके स्वर में घिन साफ साफ था, उन्हें रीना ज्यादा पसंद नहीं थी, पर विपुल की पसंद की वजह से उस वक्त वो कुछ नहीं बोले थे। पर रूही रीना से भी बेहद ज्यादा चालबाज थी। रीना ने एटलीस्ट किसी को कभी चोट नहीं पहुंचाया था, पर ये लड़की बार बार उनकी प्रिंसेस को परेशान करके घर से ही निकाल दिया। माँ, इसमें रूही की कोई गलती नहीं थी। ये हम सबने डिसाइड किया था कि नियति हॉस्टल में रहेगी ताकि वो रूही को कभी चोट ना पहुंचा सके, सीखा जी सिर झुकाते हुए कहा। तो दादी माँ और गुस्सा हो गई, तुम मेरे सामने तो कुछ बोलने की हिम्मत भी मत करना। मेरी बच्ची मेरे गोद में बड़ी हुई थी, मुझे पता है कि उस वक्त वो कितनी मासूम थी, और ये घटिया लड़की कितनी चालक थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ हूं जो इस लड़की की चालबाजियां पहचान नहीं पाऊंगी? ये रोने धोने का नाटक तुम किसी और के सामने करना। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही नाटक करती थी, जिससे मुझे सांस से ज्यादा इरिटेशन थी। दादी माँ रूही को देखकर गुस्से से बोली। वहीं अमृत और अर्जित ने पीछे ले लिया रूही को। उन दोनों की भी दादाजी और दादी माँ की गुस्से के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नियति ने मन ही मन सोचा, दादाजी और दादी माँ बेहद स्ट्रोंग है, सब उनसे इतना डरते भी है। पर अफसोस पिछली जिंदगी में दादाजी कभी कोमा से उठे ही नहीं थे, और उनकी डेथ ने दादी माँ को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसलिए दोनों नियति के लिए कुछ नहीं कर सके, पर अगर दोनों जिंदा होते तो जरूर नियति को सपोर्ट करते। रीना की बात सुनकर विपुल जी ने अपनी माँ को देखा। उन्हें भी पता था कि रीना थोड़ा ज्यादा ड्रामा करके इरिटेट तो करती थी माँ पापा को, पर विपुल जी और रीना कॉलेज टाइम से प्यार करते थे, इसलिए विपुल जी को पता था रीना दिल की बेहद साफ थी। उसकी माँ रूही से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? रूही तो कितनी मासूम है। तभी दादाजी बोले, बस करो, अब मुझे बहस नहीं चाहिए। पर मुझे पता चला था कि विपुल तुमने इस लड़की को कंपनी की शेयर दिया है। दादाजी ने ठंडी आंखों से विपुल जी को देखकर नेहा की तरफ इशारे करके बोले। आपने ऊपर बात आते देख नेहा घबरा गई, क्योंकि वो 2% शेयर भी करोड़ों का था। उसका टर्नओवर करोड़ों में था, क्योंकि शेखावत फैमिली और उनकी कंपनी टॉप 3 में आते थे। वो उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। विपुल जी सिर झुकाकर बोले, सॉरी पापा, पर आप तो जानते हैं नेहा कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं और सीखा उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। उसकी फ्यूचर के लिए हमने बस उसे 2% प्रॉपर्टी दिया था। उसकी बात सुनकर दादाजी ने गुस्से से उन्हें घूरा और बोले, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी भी बाहर वाली एरी गेरी लड़की को कंपनी की शेयर दे दो? हाँ, दादाजी गुस्से में थे, ये कंपनी अभी भी मेरा है। तुम मुझसे बिना पूछे कैसे किसी को भी शेयर दे सकते हो? खुद की बेटी की तो तुम्हें याद नहीं, पर किसी बाहर की खून पर तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा? लगता है तुम मेरी कंपनी को कोई धर्मशाला समझते हो,
जो जिसे चाहे शेयर दे रहे हो। उनकी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आज उसे सच में बेहद ज्यादा बुरा लग रहा था। दादाजी और दादी माँ की नजरों में वो कुछ भी नहीं थी। तभी दादी माँ बोली, मुझे तो लगता है ये बेवकूफ से भी बेहद आगे है। तभी नीति हंसते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लड़की मिस्टर विपुल शेखावत की मरी हुई बीबी की बहन की बेटी है, इसलिए ये उस पर इतना प्यार लूटा रहे हैं। नेति की बात सुनकर विपुल जी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा, पर नेति ने बस एक कोल्ड स्माइल पास किया। उसकी आंखों में अभी भी उनके लिए नफरत ही थी। शेयर वापस करना होगा, नेति की कोल्ड स्माइल। ये देखकर विपुल जी के दिल में बेहद दर्द हुआ। उनका एक गलत फैसला ने आज नेति को इतना कठोर बना दिया है। इस वक्त वो खुद को ही इसका जिम्मेदार मान रहे थे। नेति और रूही दोनों ही उनकी बेटी थी। उन्हें दोनों को समान भैंस से प्यार देना चाहिए था, पर वो रूही की प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें नेति की मासूम दिल और बचपने की कोई परवाह नहीं थी। वो इतने स्वार्थी उस वक्त क्यों हो गए कि उनकी बेटी आज उन्हें मरा हुआ देखना चाहती है। नेति ने उनसे नजरें फेर लिया। वो इन चारों भाई बहनों से ज्यादा विपुल जी और सीखा जी से नफरत करती थी। ये चारों तो नेति को पसंद नहीं करते थे। ये तीनों भाई बहन सौतेले हैं, इसलिए समझ में आता है। और नेहा तो इस घर की कुछ नहीं है। रूही, अमृत, अर्जित उसकी मासी के बच्चे हैं, तो उसकी भी नेति के खिलाफ होना समझ में आता है। पर विपुल जी और सीखा जी ये दोनों तो नेति के माँ बाप थे ना। फिर भी इन दोनों ने नेति को कभी अपना नहीं माना, कभी उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। क्या कोई माँ बाप अपनी ही खुद की बेटी से इस हद तक नफरत कर सकते हैं? नेति ने अपनी सोच को झटक दिया। उसे पता था हर माँ बाप इन जैसे तो नहीं होते हैं। तभी दादी माँ बोली, मेरी बच्ची तुम इनके बारे में मत सोचो। अब जब हम दोनों यहाँ हैं और तुम्हारे दादाजी ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि इनमें से कौन तुम्हें परेशान करता है। मुझे भला ये जोकर कैसे परेशान कर सकते हैं? ये सब सिर्फ नीच कीड़े हैं, नेति ने मन ही मन सोचा। दादाजी भी गुस्से भरी आवाज में बोले, विपुल, मुझे इस लड़की के नाम पर जो शेयर्स है वो वापस चाहिए। उनकी बात सुनकर नेहा डर से कांप गई। वो अपनी शेयर वापस नहीं करना चाहती थी। 6 महीने से उस शेयर्स की पैसा कितना है उसे पता चल गया था। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी। पापा, वो बस 2% शेयर है जो नेहा को मिला है, क्या उसे वापस लेना जरूरी है? विपुल जी शांति से बोले, तुम मुझे सवाल करने वाले होते कौन हो? ये कंपनी मेरा है, तुमने इसे नहीं बनाया है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एक भी पैसा किसी बाहर वाले लड़की के पास जाए। क्या तुमने इस लड़की को इस घर में रख के कुछ ज्यादा उपकार नहीं कर दिया है? क्या तुम उसे मेरी मेहनत से बनाई कंपनी के शेयर भी देना चाहते? अगर तुम्हें इस लड़की से इतना ही प्यार है तो अपनी बेटी की प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, पर मेरी कंपनी के शेयर से 1% भी मुझे किसी बाहर वाले की गंदे खून को नहीं देना है। भूलो मत, अभी भी मेरे पास 30% शेयर है। मैं उसे अपनी पोती नेति को दे दूंगा। उसके बाद वो जो करेगी उसकी गारंटी में नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर विपुल जी, सीखा जी के साथ बाकी सब चौंक गए। क्या नेति को दे देंगे? पर क्यों? सिर्फ इस छोटी बात के लिए कि उन्होंने 2% शेयर नेहा को दिया है। क्या ये इतनी बड़ी बात है जो दादाजी इतने गुस्से में है? अमृत अभी कंपनी अपने डैड और चाचा के साथ मिलकर संभाल रहा था। उसे पता था मेजर शेयर होल्डर अभी भी दादाजी के तरफ ही थे। वो जिसे चाहे उसे अपनी जगह दे सकते हैं। तभी नेहा रोते हुए बोली, अंकल, आंटी, भाई, आप सब मेरी वजह से दादाजी और नेति को नरक मत कीजिए। वैसे भी अंकल ने मुझे यहाँ रहने दिया। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए वही काफी है। मेरे लिए शेयर से ज्यादा आप लोग इम्पोर्टेंट हो। मैं शेयर को वापस कर दूंगी। प्लीज आप दादाजी से झगड़ा मत कीजिए। उसे इस हालत में देखकर सबको बुरा लग रहा था। नेहा उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई थी। उनके लिए नेहा एक बेहद प्यारी और समझदार बच्ची थी। उन्हें नेति पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। जरूर इस लड़की ने ही दादाजी को इस कदर भड़काया होगा। नेहा सबकी रिएक्शन देखकर खुश थी। वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि उसे साफ रिश्तों की परवाह है, प्रॉपर्टी की नहीं। और नेति एक लालची लड़की है जिसे सिर्फ शेयर चाहिए। उसे फैमिली की लोगों की प्यार की कोई परवाह नहीं। वो यहाँ रहकर वक्त आने पर कुछ ना कुछ करके शेयर वापस ले सकती थी। तभी दादाजी गुस्से से बोले, कौन है तुम्हारी दादाजी? तुम मेरी पोती नहीं हो।
और ना ही तुम इस खानदान की खूंजी। भले ही मेरा बेवकूफ बेटा तुम्हें कचरे से उठा लाया है, पर तुम इस घर में कुछ नहीं हो, इसलिए मुझे दादाजी बुलाना बंद करो। उन्हें नेहा पर गुस्सा आ रहा था। एक तो इस लड़की ने उनकी कंपनी में 2% शेयर लिया है, ऊपर से उनकी पोती को टारगेट कर रही है। कितनी बेकार लड़की है। उन्होंने दुनिया देखा है, उन्हें नेहा की छोटी छोटी चालाकियां कैसे समझ नहीं आती। पापा जी, आप नेहा पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या आपको इस लड़की ने सबके खिलाफ भड़काया है? सीखा जी नेति की तरफ देखकर बोली। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बदला लेने के लिए तुम मासूम बच्ची को क्यों रुला रही हो? तभी दादाजी उन्हें ठंडी आंखों से देखकर बोले, हूँ तुम्हें हमेशा से अपनी खुद की बच्चे से ज्यादा दूसरों की कचरा उठाना ही पसंद है। और मेरी पोती ने मुझे अगर भड़काया होता तो मैं तुम सबको आज इस घर से धक्के मारकर बाहर फेंक देता। अब तक तुम सब मेरे घर में इस तरह खड़े नहीं होते, बाहर खुद को कचरे की ढेर में पाते। उनकी बात सुनकर सब सदमे में चले गए। वहीं जय की हंसी छूट गई। वाह, उसके दादाजी क्या बेइज्जत कर रहे हैं इन लोगों की। लगता है उसे आपने दादाजी से ये सब सीखना होगा ताकि वो भी फ्यूचर में इन लोगों की और बेइज्जती कर सके और अपनी लिटिल सिस्टर का बदला ले सके। वही आज पहली बार नेति को भी हंसने का मन कर रहा था। इससे पहले उसकी फेस पर हमेशा एक कोल्ड स्माइल होती थी। जेन्युइन स्माइल तो उसकी फेस पर महीने में एक बार ही आती होगी। नेति ने जल्दी से अपनी फेस को नॉर्मल कर लिया और नेहा को देखकर तिरछी स्माइल करके बोली, अगर तुम शेयर वापस करना चाहती हो ये काफी अच्छी बात है। थोड़ा जल्दी करना। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की मेहनत का हिस्सा तुम जैसी कचरे के पास ज्यादा देर तक रहे। फिर सीखा जी की तरफ देखकर बोली, अब जब आप सोच रही है कि मैं आपकी मासूम सी बेटी को रुला रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि वो और अच्छे से रोए, और इतना रोए कि उसकी आंखों से आंसू ही सूख जाए। उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं होगी ना मिसेस सीखा शेखावत। ना आपकी मासूम बेटी की आंखों में आंसू होगा ना वो फिर रोएगी। मैं हमेशा परेशानी की जड़ को ही खत्म कर देती हूँ। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसकी होंठों पर एक डेंजरियस स्माइल थी। वो हमेशा से ऐसे ही रही थी। पहली जिंदगी में भी कोई भी उसे जिस बात को लेकर धमकी देता था, वो उस वजह को ही खत्म कर देती थी। वो हमेशा बात की उल्टा काम करना ही पसंद करती थी। वही उसकी आंखों में ठंडी चमक और होंठों पर कोल्ड स्माइल देखकर नेहा और सीखा जी पीछे हट गई। उन्हें डर लग रहा था। नेति चाहे तो ऐसा कर सकती है, इस बात को अब तक वो अच्छे से समझ चुके थे। उन्हें कोई डाउट नहीं था। बाकी सब भी हैरान थे। ईशानी की चारों तरफ का ऑरा बेहद स्ट्रोंग था, और जब वो धमकी देती थी तो उसकी आंखों की वो ठंडी चमक और होंठों पर सजा वो कोल्ड स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी था। अमृत और अर्जित कुछ करना तो चाहते थे, पर नेति की ठंडे भाव देखकर वो चुप रह गए। नेति की आइडेंटिटी ही ऐसी थी कि उससे उलझना बिल्कुल ठीक नहीं था। वो भले ही बस नेति को समझाना चाहते थे, पर उन्हें डर था कि उनकी समझाने को भी कहीं नेति गलत ना समझ ले। विपुल जी ने सिर हिला दिया और हताश होकर बोले, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उनकी बात सुनकर नेहा के मन में नेति के लिए नफरत आ गई, पर उसने चुप रहना सही समझा। दादाजी में सिर हिला दिया और बोले, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर वो आराम करने दादी माँ के साथ चले गए। वो बेहद देर से खड़े थे। उनके जाने के बाद जय ने नेति को देखा और बोला, लिटिल सिस्टर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो नेति की हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ चली गई। वही बाकी सब उन्हें देख रहे थे। तभी सीखा जी बोली, सरिता तुम्हें जय को अभी कंट्रोल में रखना चाहिए, कहीं वो भी नेति की तरह ना बन जाए। उनकी बात सुनकर सरिता जी सोच में पड़ गई। उन्होंने जय की उग्र नेचर की वजह से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ना तो जय को स्टडी में इंटरेस्ट था ना बिजनेस में। उसे सिर्फ एडवेंचर चाहिए था, रेस, गेम, कंप्यूटर, उसे यही सब पसंद था। जबकि जय एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करता था। अगर वो स्टडी पर फोकस करता वो जरूर पूरे सिटी में टॉप करता, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था कि बिना ज्यादा पढ़े ही टॉप 10 लिस्ट में आ जाता था, जिस वजह से पहले वो उसे पढ़ने के लिए बेहद प्रेशराइज करती थी। पर जय ने उनकी एक भी बात नहीं माना। वो अकेले घर छोड़कर महीनों तक बाहर पहाड़ियों में चला जाता था। इसलिए धीरे धीरे परेशान होकर सरिता जी ने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। तभी विपुल जी बोले,
सीखा तुम्हें जय की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो नेति जैसी हो जाएगी कि नहीं। अगर जय भी सबसे नफरत करे तो भी उसमें हमारी ही गलती होगी। हमने नियति को कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए वो हमसे नफरत करती है। जय को भी वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व मारता है। वो ऑलरेडी हम सबसे दूर हो गया है। नियति के आने से पहले भी वो हमसे बात नहीं करता था, इसलिए नियति को दोष देना बंद करो।